कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर में करंट पास हो रहा है और उस कंडक्टर में करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और वो कंडक्टर पहले से उस जगह पर प्रेजेंट है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो ऑब्वियसली जो करंट पास होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगी और जो पहले से एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी वो दोनों आपस में क्या करेंगी, इंटरैक्ट। इंटरैक्ट करने का मतलब होगा कि या तो उन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी या डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरे पास एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ये क्रॉस का सिंबल पहले बता चुका हूं, इनवर्ड टू द प्लेन। ये किसी जगह पर एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। यहां पर एक कंडक्टर है जिस कंडक्टर में करंट पास हो रहा है और लेट्स से उस करंट की जो डायरेक्शन है वो कहां है, वो अपवर्ड है। अब मुझे आप बताएं कि जब इस कंडक्टर में करंट अपवर्ड मूव करेगा तो क्या ये कंडक्टर टुवर्ड्स राइट मूव करेगा या ये कंडक्टर टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा या ये कंडक्टर रेस्ट पे रहेगा। जब करंट पास होगा तो क्या राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, वीक होगी? जब मैं राइट हैंड रूल अप्लाई करूंगा, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग मेरा जो थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन में होगा और मैं फिंगर्स को जब रोटेट करूंगा तो राइट साइड के ऊपर फिंगर्स मूव करेंगी इनवर्ड और लेफ्ट साइड पे मेरी फिंगर्स मूव करेंगी आउटवर्ड। मतलब ये है कि हमारे पास अगर करंट अपवर्ड है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो लूप प्रोड्यूस होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। लूप क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज लूप प्रोड्यूस होगा तो एंटी क्लॉकवाइज में यहां पर इनवर्ड आएगा और यहां आउटवर्ड आएगा। अगर राइट साइड पे इनवर्ड तो वहां मैं क्रॉस को शो करूंगा, लेफ्ट साइड पे आउटवर्ड तो डॉट को शो करूंगा। क्रॉस और क्रॉस का मतलब है कि पहले वाली और अब करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम तो ये मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रेंथन करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और लेफ्ट साइड के ऊपर क्रॉस और डॉट का मतलब है कि एक की मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड थी, करंट की वजह से आउटवर्ड प्रोड्यूस हुई तो मैग्नेटिक फील्ड वीक प्रोड्यूस होगी। तो स्ट्रॉन्ग राइट पे वीक लेफ्ट पर, तो होगा क्या, स्ट्रॉन्ग से वीक इस कंडक्टर पे फोर्स लगेगी और इस फोर्स को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी अगर हमसे एग्जामिनर पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स कि हमारे पास जो इंटरेक्शन होती है वो करती क्या है, तो हमारा आंसर होगा कि इंटरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमारे पास प्रोड्यूस होती है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक रीजन्स प्रोड्यूस होते हैं। किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। जहां से आप कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ कंडक्टर पे क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड हम दो टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस करते हैं। हमारे पास एक टॉपिक जो इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है वो क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे हमने भी डायग्राम ड्रॉ की, प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा जो इंटरेक्शन से रिलेटेड हम टॉपिक डिस्कस करते हैं वो क्या है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। देखा जाए तो दोनों टॉपिक्स एक ही हैं, दोनों डिफरेंट टॉपिक्स नहीं हैं। क्योंकि जब हम ये कह रहे हैं कि कंडक्टर में करंट पास हो रहा है तो बेसिकली उस कंडक्टर में हम ये कहते हैं कि कन्वेंशनल करंट अगर बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्जेस मूव कहाँ कर रहे हैं, अपवर्ड। और जब पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं अपवर्ड तो पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की वजह से उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और वो मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करके स्ट्रॉन्ग और वीक मैग्नेटिक फील्ड रीजन डेवलप करेगी और हर उस चार्ज के ऊपर उस इंटरेक्शन की वजह से क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स। और जब हम उन तमाम चार्जेस की मैग्नेटिक फोर्स का रिजल्टेंट लेते हैं
तो वो होता है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको याद होगा जब आप ये टॉपिक पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो आप क्या करते हैं, आप उसमें ये करते हैं कि अगर आपने मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है किसके ऊपर, एक चार्ज के ऊपर, तो फिर आप क्या करोगे, आप जो कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहेगी ओवरऑल, आप उसको डिवाइड कर दोगे टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से, तो आपके पास एक चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स होती है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो मींस ये दोनों चीजें एक ही हैं कि हमारे पास कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है, दोनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वो सेम है। तो एग्जामिनर हमसे पूछता है कि मैग्नेटिक फोर्स करंट कैरिंग कंडक्टर पे क्यों लगती है, आंसर होगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से। चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगती है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटरेक्शन की वजह से। उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, स्ट्रांग और वीक फील्ड प्रोड्यूस होती है और स्ट्रांग से वीक की तरफ मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी और कंडक्टर उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा, या चार्ज उसकी वजह से उस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वन बाय वन अब हम इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। हमसे पूछा जाए इसका कॉज क्या है, तो कॉज हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का आंसर होगा इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स। कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती है जिसकी वजह से हमारे पास स्ट्रॉन्ग और वीक रीजन प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वो कौन कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में इंटरेक्ट हो रही हैं, एक जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो हम बुक में देखते हैं कि हॉर्स शू मैग्नेट से हम प्रोड्यूस करते हैं, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें कंडक्टर पड़ा हुआ है, और एक कौन सी है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो करंट पास होने से प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, और ये अराउंड द कंडक्टर, इनका आपस में इंटरेक्शन होगा और मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है। अब बुक में जो केस डिस्कस होता है इससे रिलेटेड वो क्या है, दो कंडक्टिंग रेल्स हैं और फिक्स हैं, और इन कंडक्टिंग रेल्स के ऊपर प्रेजेंट है एक कॉपर स्ट्रिप, और कॉपर स्ट्रिप है मूवेबल। जो कंडक्टिंग रेल्स हैं वो फिक्स हैं और उसके ऊपर जो हमने कॉपर की स्ट्रिप रखी हुई है वो कॉपर की स्ट्रिप मूवेबल है। ये कंडक्टिंग रेल्स अटैच हैं एक पोटेंशियल सोर्स है, बैटरीज है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव्स हैं। और एक मैं और काम कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं स्विच ले लेता हूँ। जिस जगह पर ये सिस्टम पड़ा हुआ है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। इस डायग्राम को यूँ देखा जाता है कि हमारे पास एक हॉर्सशू मैग्नेट है और बेसिकली ये उस जगह पर ये पड़ा हुआ है कि ये दो कंडक्टिंग रेल्स हैं जो बैटरी के साथ अटैच हैं और ये उसके ऊपर कॉपर स्ट्रिप है। अब अगर ये हॉर्सशू मैग्नेट है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ भी तो होगी, वो इनवर्ड डाउनवर्ड भी हो सकती है, वो आउटवर्ड भी हो सकती है। तो मैं यहाँ ज्यूम कर लेता हूँ कि हॉर्सशू मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रेजेंट है वो इनवर्ड टू द प्लेन है, ये क्रॉस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। अब स्विच जब ओपन है तो हमारे पास कंडक्टर में करंट पास नहीं हो रहा, अगर करंट पास नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरेक्ट नहीं कर रही,
और उनके इंटरेक्ट करने की वजह से किसी भी तरह की मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही आप सर्किट को क्लोज करोगे तो सर्किट के क्लोज करने की वजह से हमारे पास यहाँ पर करंट मूव करेगा। अब जब करंट मूव करेगा तो लेट्स से अगर ये एंड ए है और ये बी, तो ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होगी। अब इस करंट के फ्लो करने की वजह से इस कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होगी? इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी और वो मैग्नेटिक फील्ड पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगी। अब आपने करना क्या है, फिलहाल कोई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल या कोई पाम राइट हैंड रूल अप्लाई नहीं करना। जो रूल पहले पढ़ा था कंडक्टर का वो अप्लाई करें। करंट की डायरेक्शन में थंब, फिंगर्स को रोटेट करें। जब फिंगर्स को आप रोटेट करेंगे, इस डायग्राम को ड्रॉ करके आपने देखना है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास जो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का लूप बनेगा उसकी डायरेक्शन कुछ इस किस्म की होगी। इस साइड के ऊपर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है? वो सेम है। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इनवर्ड है और पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड वो भी क्या है? इनवर्ड है। और दूसरी साइड के ऊपर जिस साइड पे बैटरी है वहां पर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और पहले वाली मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अब आप इजीली देख सकते हैं कि हुआ क्या। करंट पास होने की वजह से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरैक्ट हुई। क्रॉस इनटू क्रॉस का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो जाएगी और क्रॉस इनटू डॉट का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड यहां वीक हो जाएगी, कैंसल आउट हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग और वीक की वजह से हमारे पास अब कंडक्टर पर क्या अप्लाई होगी? मैग्नेटिक फोर्स। और एग्जामिनर यही पूछता है कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो स्ट्रॉन्ग से वीक। तो ये कंडक्टर मूव करना शुरू कर देगा इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से टुवर्ड्स द बैटरी। ये हमारे पास एक तरह की कंडक्टर की क्या होगी? मोशन होगी। अब ये मैंने बगैर उस फ्लेमिंग राइट हैंड रूल या पाम राइट हैंड रूल के ये बात की है। अब अगर आप यहां पर अप्लाई करना चाहें रूल्स को तो उन रूल्स को भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी बाद में बात करूंगा। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है ये किस पे डिपेंड करती है? तो कहते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है ये डिपेंड करती है चार चीजों के ऊपर। जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फोर्स की ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये चार चीजों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। नंबर टू, लेंथ ऑफ कंडक्टर। नंबर थ्री, मैग्नेटिक फील्ड इन विच कंडक्टर इज प्लेस्ड। ये बताएगा चौथी चीज क्या है जिस पे ये मैग्नेटिक फोर्स की मैग्नीट्यूड डिपेंड करती है। चौथी चीज जो है जिस पे ये डिपेंड करेगा वो करेगा साइन ऑफ एंगल बिटवीन कंडक्टर का जो लेंथ वेक्टर है एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये वो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड करती है। और जब हम इनको कंबाइन करके लिखते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फार्मूला है वो क्या होता है? वो होता है Fm इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब लेंथ वेक्टर कैसे बन गया? जिस डायरेक्शन में चार्जेस मूव कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होगी वो आप लेंथ को एक डायरेक्शन दे देंगे। और जब इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं Fm इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, तो वेक्टर फॉर्म में ये क्या बनेगा? Fm इज इक्वल टू I टाइम्स L क्रॉस B। और जब यहां पर आप क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर एक यूनिट वेक्टर आएगा और वो यूनिट वेक्टर क्या होगा? n कैप। अब ये जो यूनिट वेक्टर n कैप है ये हमें बता रहा है किस चीज को? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को। और हम जानते हैं कि जहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आता है उस क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट होता है वो अपने वेक्टर्स के परपेंडिकुलर है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स की अगर मैं बात करता हूं डायरेक्ट, तो मैं ये कहूंगा कि मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर L एंड वेक्टर B, या परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग वेक्टर L एंड B। जिस प्लेन में ये वेक्टर हमारे पास होंगे L और B, हमेशा हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स उसके क्या आएगी? परपेंडिकुलर। अब हमारी इस डायग्राम के मुताबिक ये है लेंथ वेक्टर
और मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ट। तो जब हम L क्रॉस B लेंगे, L पर राइट हैंड को रखकर B की तरफ कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो आएगी वो क्या आएगी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगी, ये आएगी मैग्नेटिक फोर्स। अगर मैं इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो मैं अगर कहता हूं कि मेरा जो लेंथ वेक्टर है वो कहां पर है, वो लेंथ वेक्टर मेरा है अलोंग I। अगर मैं कहता हूं कि मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग है -J, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके अलोंग होगा, K या नेगेटिव K? अगर लेंथ वेक्टर I यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग नेगेटिव y एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फोर्स किसके अलोंग आएगा, क्या ये नेगेटिव z के अलोंग आएगा या पॉजिटिव z के अलोंग आएगा, क्या यूनिट वेक्टर k आएगा या नेगेटिव k आएगा, जी नेगेटिव k आएगा। कुछ भी ना करें, डायग्राम को देख लें, डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं जब L क्रॉस B लेंगे तो आपका थंब जो आएगा वो इनवर्ड आएगा, और थंब इनवर्ड का मतलब होगा कि नेगेटिव k अलोंग नेगेटिव z एक्सिस। I क्रॉस J K होता है, तो I क्रॉस नेगेटिव J नेगेटिव K होगा। ये उसी तरह से है कि R क्रॉस F और R क्रॉस नेगेटिव F सेम तो नहीं होते, तो I क्रॉस J अगर K तो I क्रॉस नेगेटिव J क्या होगा, वो नेगेटिव K होगा। इसको यूं आप याद रख सकते हैं कि I क्रॉस J K होता है। अगर I क्रॉस J K तो एक वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स रिवर्स कर दो तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट क्या होएगा, रिवर्स हो जाएगा, और K और नेगेटिव K में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। अब आए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करने के रूल्स की तरफ, कि हम किस तरह से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करते हैं। एक तरीका तो हमने देख लिया ऊपर कि स्ट्रॉन्ग और वीक रीजन को देखा। अब रूल्स की तरफ आ जाते हैं जिनको आप डायरेक्ट अप्लाई करके मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता सकते हैं। और पास पेपर में हम अगर देखें तो कई दफ़ा ये क्वेश्चन आ चुके हैं कि डायग्राम गिवन होती है या स्टेटमेंट गिवन होती है और हमने मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर डायरेक्शन फाइंड करनी है। अब दो रूल्स हमारे पास हैं यहाँ पर। पहले मैं रूल जो डिस्कस करूंगा उसको हम राइट हैंड रूल सिंपल भी कह सकते हैं। मैं उसको जो याद रखता हूं, मैं याद रखता हूं पाम ओपन पाम राइट हैंड रूल, ओपन पाम बोल दें या सिंपल पाम राइट हैंड रूल बोल दें। अब ओपन पाम या पाम राइट हैंड रूल अप्लाई किस तरह से होता है, इसको भी डायग्राम से हम देखेंगे। जी, ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर दो डिफरेंट एंगल से जो राइट हैंड पाम रूल है वो नजर आ रहा है। लेफ्ट साइड पे अगर मैं इस डायग्राम को इलेबरेट करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो थंब है एक वो डायरेक्शन शो करेगा, एक आपके पास राइट हैंड की फिंगर्स शो करेंगी, और थर्ड जो वेक्टर होगा वो आपके पाम हथेली के परपेंडिकुलर होगा। तो जो हमारे पास थंब होगा ये किसको इंडिकेट करेगा इस रूल के अंदर, कि बताएगा कि थंब किस डायरेक्शन को शो करेगा, करंट को, कि जिस डायरेक्शन में कंडक्टर में करंट पास होगा हम थंब को उसके अलोंग लेकर जाएंगे। फिंगर्स की बात करते हैं कि फिंगर्स किसे शो करेंगी, जो फिंगर्स हमारे पास होंगी ये रिप्रेजेंट करेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को। अगर आप भूल भी जाएं तो याद रखने फिंगर्स है ना, ज्यादा फील्ड लाइंस ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो तीसरी चीज हमारे पास क्या है, पाम। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पाम होगा ये किसकी डायरेक्शन शो करेगा, ये डायरेक्शन शो करेगा मैग्नेटिक फोर्स की, या फिर आप ये भी कह सकते हैं ये मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, किस डायरेक्शन में कंडक्टर मूव करेगा। अब ऊपर जो हमने डायग्राम बनाई थी उस डायग्राम को अगर आपने ड्रॉ किया है तो आप पेपर पे डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये रूल किस तरह से अप्लाई होता है। लेफ्ट साइड भी देख लें, लेफ्ट साइड भी सिर्फ मैंने ओरिएंटेशन को चेंज किया। अब यहां भी ओरिएंटेशन चेंज करके रूल सेम होगा कि जो थंब हमारे पास होगा ये थंब किसे शो करेगा, ये थंब शो करेगा करंट की डायरेक्शन को। जो हमारे पास फिंगर्स होंगी ये फिंगर्स किसको शो करेंगी, ये फिंगर्स शो करेंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और जो हमारे पास हथेली है ये किसे शो करेगी,
ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रही होगी। ये है पाम राइट हैंड रूल। अब मैं आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बता देता हूं, उसके बाद फिर इसको अप्लाई करेंगे। लेकिन अप्लाई करने से पहले एक बात यहां पर याद रखें कि पाम राइट हैंड रूल अप्लाई होगा किस पे, जब हम बात कर रहे होंगे कन्वेंशनल करंट की। किस करंट की बात कर रहे होंगे? कन्वेंशनल करंट की। और आगे जाकर जब चार्जेस की बात करेंगे, तो जब पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर हम बात करेंगे तो तब हम पाम राइट हैंड रूल को अप्लाई कर रहे होंगे। अब अगर हम पाम राइट हैंड रूल कन्वेंशनल करंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि जो पाम लेफ्ट हैंड रूल होगा वो आप अप्लाई किस पे करेंगे? वो नेगेटिव चार्जेस पर अप्लाई करेंगे। या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो आप इलेक्ट्रॉनिक करंट पे अप्लाई कर रहे होंगे। अब पाम लेफ्ट हैंड रूल को देखते हैं कि पाम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कैसे होगा। और ये भी आगे जाकर आपको चार्ज टू मैस रेशो के अंदर वहां पर भी यूज करना पड़ेगा। जो पाम लेफ्ट हैंड रूल है, इसको आप यूं कह सकते हैं कि आप अप्लाई तब करेंगे जब आप इलेक्ट्रॉनिक करंट को लेंगे, नेगेटिव चार्जेस को लेंगे। अब ये रूल अप्लाई कैसे होना है इसको देख लें। सिंपल, अब लेफ्ट हैंड रूल को आपने अज्यूम कर लेना। बाकी तमाम चीजें जो हमारे पास होंगी वो सेम होंगी। कि अगर मैं बात करता हूं फिंगर्स की, तो जो फिंगर्स हमारे पास होंगी वो किसे शो करेंगी? अब भी मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगे। अगर मैं बात करूं थंब की, तो थंब अब भी किसे शो करेगा? वो करंट को शो करेगा। बस होगा ये कि हमारे पास जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स आ जाएगी। अगर डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक की और कन्वेंशनल की एक कंडक्टर में सेम है, तो अगर कन्वेंशनल करंट की फोर्स टुवर्ड्स राइट है या टुवर्ड्स ईस्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की? वो टुवर्ड्स वेस्ट होगी। बाकी जो रूल है वो सारा का सारा क्या है? वो सेम है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए अप्लाई होता है। और अगर मैं आपको साइड एंगल से बात करूं तब भी यही है कि जो हमारा थंब होगा वो किसे शो करेगा? वो शो करेगा करंट को। जो हमारे पास फिंगर्स हैं वो किसे शो करेंगी? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। तो जो पाम हमारे पास होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसे शो कर रहा होगा? मैग्नेटिक फोर्स को। ये हमारे पास है पाम लेफ्ट हैंड रूल, जो हम इलेक्ट्रॉनिक करंट या फिर नेगेटिव चार्ज के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, चलें अब मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का बता देता हूं आपको कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अगर आप अप्लाई करना चाहें, अगर आपको ये राइट हैंड रूल अप्लाई नहीं करना, कई स्टूडेंट ज़्यादा इजी फील करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर, वो आपकी मर्जी है, आप जो रूल अप्लाई करना चाहें। मेन चीज़ ये है कि आपके पास डायरेक्शन सही आनी चाहिए। तो दूसरा रूल हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के लिए वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और यहां भी वही बात है कि पाम राइट हैंड रूल अगर आपके पास कन्वेंशनल करंट के लिए है, इसी तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी आपका कन्वेंशनल करंट के लिए है। तो फिर रिवर्स आप खुद समझ जाएं कि अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की जगह आप फ्लेमिंग राइट हैंड अप्लाई करोगे तो वो कन्वेंशनल करंट के लिए नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए होगा। चलें अब मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में आपको बता देता हूं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किस तरह से होगा। मैंने आपको 3 डिफरेंट डायरेक्शन से इसको शो किया, तीनों को वन बाय वन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखें हमारे पास सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड पे आ जाता हूं कि लेफ्ट साइड के ऊपर अगर मैं टॉप व्यू से इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को देखता हूं तो मेरे पास ये थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर किसे रिप्रेजेंट करेंगी। इसको याद रखने के लिए आप ये एब्रिविएशन याद रख सकते हैं, एफ बी आई। एफ बी आई, एफ फॉर फोर्स थंब, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फर्स्ट फिंगर है जो इंडेक्स फिंगर होगी, और जो आई है वो करंट, और ये आपके पास क्या है? ये मिडिल फिंगर को शो करेगा। ये सबसे आसान तरीका होता है कि इसको याद रखना है अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को, तो एफ बी आई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद करंट। अब यहां पर इसको रिवाइज कर लें।
अगर मैं यहां पर देखता हूं कि मेरे पास सबसे लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है, उस डायग्राम के अंदर ये तीनों जो हमारे पास थंब, फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर किसे शो कर रहे हैं, तो जो थंब है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो किसे शो करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को, यानी मोशन ऑफ कंडक्टर को। जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर है वो किसे शो करेगी, वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो करेगी। और हमारे पास जो सेकंड फिंगर होगी वो किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी, वो रिप्रेजेंट कर रही होगी कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन को। या अगर पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन को ये रिप्रेजेंट कर रही होगी। अब आ जाए मिडिल वाली डायग्राम पे, जिसके साथ मैंने शो भी किया हुआ है कि किस तरह से अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, तो नॉर्थ से साउथ आपके पास कौन सी फिंगर है, नॉर्थ से साउथ हमारे पास फिंगर है फर्स्ट, और ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां से कहां है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। जो हमारे पास मिडिल फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कंडक्टर में जो पास होने वाला करंट है उसको। वो करंट हम देख सकते हैं कि हमारी तरफ है, आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं पूछूं कि कंडक्टर कहां मूव करेगा, मैग्नेटिक फोर्स कहां लगेगी, तो थंब कहां है, अपवर्ड। और थंब अगर अपवर्ड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, कंडक्टर की मोशन की, यानी मैग्नेटिक फोर्स की। अब थर्ड वाले को देख लें एक और एंगल से, अगर आपको ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ जाए। अब इसको अप्लाई करते हुए मैं साथ डायग्राम भी ड्रॉ करता हूं कि लेट से जिस जगह पर हमने ये रूल अप्लाई करना है उस जगह पर हमारे पास कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो क्या है, वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। अगर करंट की डायरेक्शन आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास मिडिल फिंगर है वो क्या है, वो आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है। तो मिडिल फिंगर किसे शो कर रही है, करंट को। जिस जगह पर ये कंडक्टर प्रेजेंट है उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, और फर्ज करें वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पेपर के टॉप की तरफ है, कि जिस पेपर पे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो पेपर का टॉप होगा, टॉप की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। तो अब रूल को देखें कि आपके पास जो इंडेक्स फिंगर है फर्स्ट फिंगर, वो फर्स्ट फिंगर कहां पर है, अपवर्ड। अब अगर पूछा जाए कि इस कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में है, तो थंब कहां इंडिकेट कर रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो लेफ्ट डायरेक्शन में हमारे पास क्या लग रही है, इस कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है। तो यानी कंडक्टर जो होगा इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से कहां मूव करेगा, वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसके ऑपोजिट कर दें, इन्हीं हाथों को उल्टा बना दें तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हो जाएगा। और वो किसके लिए अप्लाई होगा, अगर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कन्वेंशनल के लिए अप्लाई होगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए अप्लाई हो रहा होगा। क्लियर है ये रूल कि किस तरह से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना है, और इसमें थंब, फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर किसे रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपको फ्लेमिंग राइट हैंड दिखा देता हूं, उसको मैं सिर्फ लेबल नहीं करूंगा, सिर्फ आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से हमारे पास ओरिएंटेशंस जो होंगी वो चेंज हो जाएंगी। अगर इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की जगह मैं फ्लेमिंग राइट हैंड देखूं तो ये फ्लेमिंग राइट हैंड होगा। सेम रूल है, बस आपने लेफ्ट की जगह राइट यूज करना है। अब भी थंब फोर्स को, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को, और सेकंड फिंगर या मिडिल फिंगर किसे शो करेगा, वो करंट को शो करेगा। और सबसे आसान ये होता है कि आप बजाय दो दो हैंड्स को यूज करो कि फ्लेमिंग लेफ्ट, फ्लेमिंग राइट, फ्लैट लेफ्ट या पाम राइट, पाम लेफ्ट। आपको अगर गिवन करंट इलेक्ट्रॉनिक हो उसको रिवर्स कर दें, कन्वेंशनल फाइंड कर लें, और जो एक ही रूल आपने याद किया हुआ है उसको अप्लाई करें, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रूल्स की बात तो हो गई, अब हम एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं और इनको अप्लाई करके देख लेंगे कि क्या हमें ये रूल समझ आए भी हैं या नहीं आए। अगर आंसर हमारे ठीक हो जाएंगे इसका मतलब है हमें रूल समझ आ गए हैं।
और मैं क्वेश्चंस जो पूछूंगा आपसे, ये 2 क्वेश्चन पूछूंगा और दोनों पहले जो क्वेश्चंस होंगे ये पास पेपर्स के क्वेश्चन हैं। मैग्नेटिक पोल्स के दरमियान एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। आपने इसको ड्रॉ इस तरह से करना है या रूल अप्लाई इस तरह से करना है कि जैसे ये पेपर जो आपके सामने है उस पर बनी हुई है डायग्राम, और यहां बीच में हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट की डायरेक्शन हमें गिवन है, वो क्या है, टुवर्ड्स टॉप ऑफ द पेपर, कि जो पेपर का टॉप है उसकी तरफ ये करंट की डायरेक्शन है। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपने इसको अटेम्प्ट करना है इस तरह से कि जैसे ये पेपर के ऊपर डायग्राम बनी हुई है। आपने ये बताना है कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन, टुवर्ड्स बॉटम ऑफ पेपर, टुवर्ड्स टॉप ऑफ द पेपर। अगर करंट नहीं बताया हुआ तो आपने उसको कन्वेंशनल ही लेना है जी। इनटू द पेपर, तो इनटू द पेपर के साथ डाउनवर्ड का वर्ड यूज ना करें, बेहतर है। अगर इनटू द पेपर है इसका मतलब है वो परपेंडिकुलर इनवर्ड है। अब देखिए रूल जब अप्लाई आप करेंगे तो आपके पास नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अगर मैं पाम राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहा हूं तो इस डायरेक्शन में क्या होंगी, इस डायरेक्शन में मेरे पास राइट हैंड की फिंगर्स होंगी। फिर मेरे पास जो करंट है उस करंट की डायरेक्शन में कौन होगा, उस करंट की डायरेक्शन में थंब होगा। तो जो पाम होगा वो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर होगा, मतलब मैं इस तरह से देखूंगा जैसे मैं हाथ को, हथेली को पेपर के ऊपर रख दूं और मेरा जो थंब होगा वो पेपर के टॉप की तरफ हो, तो हथेली इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर है। तो यहां पर मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो क्या होगी, इनवर्ड, इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। और यहां पर जैसे अनीस ने कहा मैं क्रॉस को यूज करूंगा, और क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज परपेंडिकुलर इनवर्ड टू द प्लेन, कि जो भी प्लेन है, पेपर है या बोर्ड है, उसके इनवर्ड है। अब सेम ये क्वेश्चन आपके पास एक और साल आया लेकिन डायग्राम को उन्होंने चेंज कर दिया। अब ये डायग्राम है 2D, 2 डायमेंशनल, और जब दोबारा ये क्वेश्चन आया था तो डायग्राम को उन्होंने 3 डायमेंशनल बना दिया। अब ऑब्वियसली जब 3 डायमेंशनल बनाएंगे तो हमारा जो रेफरेंस होगा उसको देखने का वो चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं दोबारा से इस डायग्राम को बनाता हूं, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये वो कंडक्टर है जहां करंट पास हो रहा है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो करंट है वो टुवर्ड्स टॉप ऑफ द पेपर है। अब मैं करंट की डायरेक्शन बताऊंगा अपने मुताबिक कि मैं इस डायग्राम को किस साइड से देखते हुए इसका आंसर दे रहा हूं। तो मैं यहां पर सबसे आसान तरीका बताता हूं कि आप क्या करें, आप किसी एक पॉइंट पे ऑब्जर्वर को बना लें, यहां पर ऑब्जर्वर को बना लें, और अब ऑब्जर्वर को जब बना लिया तो इस ऑब्जर्वर के मुताबिक अब आप बताएं कि मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। और अब भी जो ऑप्शंस हैं वो सेम है, परपेंडिकुलर इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर, टुवर्ड्स बॉटम ऑफ पेपर, टुवर्ड्स टॉप ऑफ पेपर। मेरी ऑप्शंस हैं उनके मुताबिक आंसर दें। टुवर्ड्स टॉप ऑफ द पेपर, टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द पेपर, इनटू द पेपर, आउट ऑफ द पेपर। जी, इसका आंसर होगा बॉटम ऑफ द पेपर, पेपर के बॉटम की तरफ, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अगर हम देखेंगे वो नॉर्थ से साउथ है। इस डायरेक्शन में राइट हैंड की फिंगर्स आ जाएंगी, करंट इस तरफ है, इस तरफ थंब आ जाएगा। जब रूल को अप्लाई करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फोर्स आएगी वो अब आएगी इस डायरेक्शन में, कि अगर तो मैं सामने से इसको देख रहा हूं तो फिर मैं कहूंगा डाउनवर्ड, लेकिन मेरे पास ये डायग्राम बनी होती है पेपर के ऊपर,
और पेपर के ऊपर ये एरो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेपर पे ये एरो पेपर के बॉटम को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसका आंसर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, टुवर्ड्स बॉटम ऑफ द पेपर। और ये चीज एक्सिस वाइज भी पूछी जा सकती है, तो फिर आप एक्सिस वाइज भी इसका आंसर दे सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और करते हैं एक्सिस वाइज। मैं आपको बता दूं, और एक्सिस वाइज के अलावा इवन आपसे वो ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ वाइज भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। हमारे पास एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, ये हमारे पास ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इवन आप ये भी कह सकते हो एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस नेगेटिव वाई एक्सिस। इनवर्ट और बॉटम के अंदर 90 डिग्री है, पेपर का बॉटम और पेपर का इनवर्ट। अगर ये पेपर में ड्रॉ करता हूं तो ये पेपर का बॉटम है, ये पेपर का टॉप है, ये पेपर के आउटवर्ड है और ये पेपर के इनवर्ड है। ये इनवर्ड टू द पेपर है, ये आउटवर्ड टू द पेपर है और परपेंडिकुलर है, ये पेपर का बॉटम है और ये पेपर का टॉप है। तो अगर मैं देखता हूं, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ये मेरे पास आउटवर्ड और टॉप कितना एंगल है 90। अगर ये क्रॉस है, ये इनवर्ड है और ये बॉटम कितना एंगल है हमारे पास 90। तो ये डिफरेंट है, पेपर के इनवर्ड पेपर का बॉटम डिफरेंट, आपस में एंगल कितना है इनका 90 है। पेपर के आउटवर्ड पेपर का टॉप डिफरेंट है, तो एंगल उनका कितना होगा 90 होगा। बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। चले ये मैंने आपको एक्सिस ड्रॉ कर दी है। अब मैं आपको स्टेटमेंट एक सिर्फ बोलूंगा, आपने स्टेटमेंट को सुनना है और स्टेटमेंट को सुन के आपने आंसर बताना है कि क्या होगा। इस प्लेन में जहां मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट टू द प्लेन है, करंट मूव कर रहा है टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। करंट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए सिंपल है कि मैंने अगर यहां पर ये कह दिया कि कंडक्टर में जो करंट की डायरेक्शन है वो कहां है, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये करंट की डायरेक्शन आपके पास आ गई। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अप्लाई करें राइट हैंड रूल। जब राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, फिंगर्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। आप यूं भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स नेगेटिव जी एक्सिस है, करंट टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, तो पाम जो है वो अपवर्ड है, और पाम जब अपवर्ड आएगा तो मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन आएगी वो कहाँ आएगी, अपवर्ड। और अपवर्ड का यहाँ मतलब क्या है, यहाँ मतलब है अपवर्ड का टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अगर सेम डायग्राम में मैं आपको ये कहता हूं कि करंट की डायरेक्शन अलोंग जी एक्सिस है, करंट की डायरेक्शन अलोंग जी एक्सिस है, तब मैग्नेटिक फोर्स कहां आएगी। अगर इसी क्वेश्चन में करंट अलोंग पॉजिटिव जी एक्सिस है तो तब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, इनवर्ड का मतलब होगा अलोंग नेगेटिव जी एक्सिस। मैं आपको कह रहा हूं कि करंट कहां है, अलोंग पॉजिटिव जी एक्सिस। मुझे बताएं नेगेटिव जी एक्सिस और पॉजिटिव जी एक्सिस में एंगल कितना है, या ये बताएं कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के दरमियान एंगल कितना है। एंगल है 180। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला होता है एफ एम इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। तो साइन थीटा साइन 180, साइन 180 जीरो, मैग्नेटिक फोर्स जीरो, मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगी, नो फोर्स। आप किस तरह से रूल अप्लाई कर रहे हैं, आप अपने राइट हैंड रूल को अप्लाई करें। क्या आपका थंब फिंगर्स के ऑपोजिट जा सकता है, तोड़ के जाएगा, वैसे तो नहीं जाएगा कि थंब को तोड़ें और तोड़कर फिंगर्स के ऑपोजिट लगा दें उसको। आप जब राइट हैंड रूल को अप्लाई करते हैं तो राइट हैंड रूल अप्लाई करते हुए आप ये देखते हैं कि आपके पास जो थंब है और जो फिंगर्स हैं वो क्या हैं, वो परपेंडिकुलर हैं आपस में।
और हमारे पास अगर वो परपेंडिकुलर हैं तो परपेंडिकुलर होंगे तो आपके पास रूल अप्लाई होगा। अब किस तरह से थंब को फिंगर्स के ऑपोजिट ले जाएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, तो या तो इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री हो या इनके दरमियान एंगल 90 और 0 के दरमियान हो, तब जाकर आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। मेरे इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। अनीस गिल मैंने ऊपर एंगल के बारे में क्या कहा था कि लेंथ वेक्टर को हम कैसे वेक्टर देते हैं, जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा, और जिस डायरेक्शन में चार्ज मूव करेगा उस डायरेक्शन में करंट होगा। तो ये वो कंडक्टर है जो मैंने ड्रॉ किया, और इस कंडक्टर को आप देख रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, मैंने डॉट लगाया, करंट आपकी तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दोनों के दरमियान एंगल कितना है, एंगल 180 है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, वो 0 है। तो जबरदस्ती रूल अप्लाई नहीं करना, ये देख लेना कि एंगल क्या है। तो अगर एंगल हमारे पास होगा 90 और 0 के दरमियान तो रूल अप्लाई करें, और अगर एंगल आपका 0 या 180 है तो फिर रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इनवर्ट का मतलब होता है कि जमीन के अंदर, ये इनवर्ट है कि अगर आप जमीन पे खड़े हैं ना तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्ड है, ये इनवर्ट का मतलब है। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो क्या है, वो आउटवर्ड है। ये सिंपल इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब है कि अगर कोई बंदा जमीन पे खड़ा हो जाता है तो जमीन के इनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, जमीन के इनवर्ड फोर्स लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये है प्लेन के इनवर्ड, परपेंडिकुलर इनवर्ड। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है उस आदमी के ऊपर, वो कौन सी है, वो नॉर्मल डायरेक्शन है। और नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, वो आउटवर्ड है। ये इनवर्ड और आउटवर्ड का मतलब है। और अगर जमीन को एक प्लेन के तौर पे लेंगे कि ये एक प्लेन है, तो इनवर्ड के लिए मैं क्या लगाऊंगा, क्रॉस, और आउटवर्ड के लिए मैं क्या लगाऊंगा, डॉट। इसमें क्या मसला है इनवर्ड आउटवर्ड में। तो ये जो मैग्नेटिक फोर्स वाला पॉइंट मैंने बताया, इसका ख्याल रखिएगा कि आपने रूल जब अप्लाई करना है तो एंगल का भी ख्याल रखना है। बस सिंपल ये नहीं कि रूल हमें आता है, हाथ को घुमाना आता है, फिंगर्स को घुमाना आता है, बस रूल अप्लाई कर देना है। ये भी देखना है कि अप्लाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो मैग्नेटिक फोर्स के इस फार्मूला के अंदर मैं अगर एंगल की वेरिएशन की बात करता हूं तो हमसे डिफरेंट तरह के सवाल यहां पूछे जा सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम कब होगी। हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स मिनिमम कब होगी। मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कब होती है, जब आपके पास एंगल कितना होगा, 0 होगा, सॉरी 90 होगा, और 90 के अलावा हमारे पास एंगल 270 होगा, 90 डिग्री और 270 डिग्री, 270 भी नेगेटिव 90 है। फोर्स कब मिनिमम होगी, जब एंगल आपके पास कितना होगा, 180 होगा, या फिर आपके पास एंगल कितना होगा, 0 होगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल। हमारे पास कब मैग्नेटिक फोर्स जो होगी वो मैक्सिमम का हाफ होगी, कब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम का हाफ होगी। तो आपने ये देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूला के अंदर कौन आ रहा है, साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, 30। इसका मतलब जब एंगल हमारे पास 30 डिग्री होगा, π/6, तो हमारे पास साइन 30 1/2, मैग्नेटिक फोर्स हाफ हो जाएगी। अब एंगल रह गए 45 और 60, मैं वो भी बता देता हूं कि अगर आपके पास एंगल 45 होगा तो फिर क्या होगा, और अगर आपके पास एंगल 60 होगा तो फिर क्या होगा। अगर एंगल 45 होगा, साइन 45 1/2, तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो 1/√2 टाइम्स होगी मैक्सिमम फोर्स के, और 1/√2 का मतलब होता है 0.707, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 70%, कि 30 पर अगर 50% है तो 45 पे कितना है, 70% है। और अगर 60 की बात करें, cos 60 sin 60 √3/2 होता है, और √3/2 का मतलब होता है 0.866, और इसका मतलब होगा कि अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 86 या 87%। तो ये ख्याल रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स थीटा पे डिपेंड जब करेगा तो थीटा चेंज होने से किस तरह से हमारा आंसर चेंज हो रहा होगा। अगर मैं कहता हूं कि करंट की डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट है,
मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स वेस्ट है, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या अप्लाई होगी? जी नो। क्यों? ईस्ट और वेस्ट के दरमियान एंगल कितना है? 180 है, और ईस्ट और वेस्ट में अगर एंगल 180 है, साइन 180 जीरो, मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो भी जीरो आएगी। तो इस फार्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स अगर आते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है। फार्मूला में आसान से वेरिएबल्स हैं, करंट है, लेंथ वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड है, और एंगल बिटवीन लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड है। अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ on a current carrying conductor is equal to, क्या आंसर देंगे? सिंपल, इस L को डिवाइड कर देंगे मैग्नेटिक फोर्स के साथ, तो मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ विल बी इक्वल टू आई बी साइन ऑफ थीटा। और अगर हमारा एंगल 90 होगा तो किसके इक्वल आएगा? आई बी के इक्वल आ रहा होगा। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सवाल है, प्रॉपरली अप्लाई करना है, आंसर ठीक आएगा। जो दूसरा टॉपिक हमारे पास है वो कौन सा है? दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर एक चार्ज हमारे पास मूव कर रहा हो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उस चार्ज के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। लेकिन यहां पर एक बात याद रखिएगा कि चार्ज का मूव करना जरूरी है। अगर हमारे पास चार्ज रेस्ट पर होगा, चाहे हम जितनी मर्जी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दें, हम चाहे मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना शुरू कर दें, अगर हमारे पास चार्ज मोशन में नहीं है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का होना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर चार्ज का मोशन का होना भी ज़रूरी है। और फिर चार्ज की मोशन भी एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। अगर फर्ज करें हमारे पास चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है, तो चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग फील्ड प्रोवाइड कर दें, चाहे वेरिएबल फील्ड प्रोवाइड कर दें, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होती। तो ये चीज़ें हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। कल हमने कंडक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात तो कर ली थी कि कंडक्टर के अंदर भी चार्जेस मूव कर रहे होते हैं। अब वो जो चार्जेस हमारे पास मूव कर रहे होते हैं, उन चार्ज के मूव करने की वजह से उनके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट करती है, जिसकी वजह से कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। उसको मैं अगर रिवाइज करवा दूं तो कुछ इस किस्म से हम उसको डिस्कस करते हैं कि लेट से एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन है। अब इस रीजन में हमारे पास क्या प्रेजेंट है? कंडक्टर प्रेजेंट है। अब इस कंडक्टर की लेंथ को देखें तो कंडक्टर की लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगी, कंडक्टर मूव करेगा। अब जिस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं उस कंडक्टर के इन साइड भी तो चार्जेस हैं कि लेट से अगर इस कंडक्टर में इस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होता है, तो करंट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, तो उसमें चार्ज भी तो मूव कर रहे होंगे। अगर कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्जेस हैं जो मूव कर रहे हैं, और चार्ज के मूव करने की वजह से हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मीन्स चार्ज की मोशन की वजह से हमारे पास कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन को देखूं तो लोअर साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और अपर साइड के ऊपर जो लूप कंप्लीट होगा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आउटवर्ड है। इनवर्ड के लिए डॉट, आउटवर्ड के लिए क्या यूज करेंगे? सॉरी क्रॉस। आउटवर्ड के लिए क्या यूज करेंगे? डॉट। तो हम क्या देख रहे हैं कि लोअर रीजन के ऊपर क्रॉस डॉट से मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रॉन्ग। अप साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? वीक। तो इन चार्ज के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने की वजह से इन चार्जेस के ऊपर अप्लाई होगी मैग्नेटिक फोर्स। अगर हम एक सिंगल चार्ज लेंगे तो ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर हम तमाम चार्जेस की फोर्स का सम लेंगे तो दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ कंडक्टर। और ये बात मैंने यूं कही थी कि अगर हमें मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करनी है ऑन अ सिंगल चार्ज तो हम क्या करेंगे? हमारा जो कल फार्मूला था मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर का,
हम उसको डिवाइड कर देंगे किससे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस से। तो ये भी फार्मूला आपने याद रखना है, आपसे एमसीक्यूज में और इवन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अगर हमें कंडक्टर की फोर्स गिवन है जो I इंटू एल क्रॉस बी से शो होती है, और अगर हम इसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ चार्जेस से, वो गिवन है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम सिंगल चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट है कल वाले टॉपिक से रिलेटेड, कि कल वाले टॉपिक में भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास चार्ज कंडक्टर में मूव करता है और उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है। लेकिन अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट चार्ज की, कि लेट्स से हमारे पास एक रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर इनवर्ट टू द प्लेन, और इस मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक चार्ज एंटर होता है। कौन सा चार्ज, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी ले सकते हैं। मैं सपोज कर लेता हूं कि मेरे पास लेफ्ट साइड से एक पॉजिटिव चार्ज एंटर होता है, और यहां पर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इसकी वेलोसिटी प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर इनवर्ट टू प्लेन है, और दोनों में जो एंगल है वो कितना है, 90 है। इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी। अब किस डायरेक्शन में होगी, लेट्स से अगर मैं इस चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करना चाहता हूं, तो मैं किस तरह से इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करूंगा। तो कोई नई चीज नहीं है, जो कल हमने रूल पढ़े थे वही रूल यूज होते हैं यहां पर मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए। लेकिन रूल की मैं अगर बात ना करूं, मैं सिंपल इसकी बात करूं जो मैंने यहां पर कही कि चार्ज के मूव करने से उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, और चार्ज के मूव करने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेगी एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड से। एक साइड पे मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, एक साइड पर क्या है, अपवर्ड, तो क्रॉस इनटू क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, यहां पर स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि जब सेम डायरेक्शन में वेक्टर्स होते हैं तो वो ऐड होते हैं, और जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास होते हैं तो वो क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो लोड साइड के ऊपर क्रॉस क्रॉस से मिल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और अपर साइड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक। अब होगा क्या, स्ट्रांग और वीक रीजन की वजह से इस चार्ज पे फ्रॉम स्ट्रांग टू वीक अप्लाई होगी मैग्नेटिक फोर्स। अब चार्ज कहां मूव करेगा, ये सेम वही कॉन्सेप्ट है जो हम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं, कि अगर हमारे पास एक बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, ये उसकी वेलोसिटी है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उस पर अप्लाई हो जाए फोर्स, जो क्या बिहेव करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। और यहां पर अगर हम देखें जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स है। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की फोर्स का इफेक्ट मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर 2 में, कि जब भी फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होती है तो बॉडी का पाथ बेंड हो जाता है, बॉडी डिफ्लेक्ट करती है, और जब बॉडी डिफ्लेक्ट करेगी तो कहां, इन दोनों के रिजल्टेंट में। और ये बात भी मैंने बताई थी सर्कुलर मोशन में, कि हर पॉइंट पे आप लोग क्या कर रहे होते हैं, आप लोग बेसिकली वेलोसिटी को हेड टू टेल रूल से ऐड कर रहे होते हैं और नई पोजीशन को फाइंड कर रहे होते हैं। तो यहां पर जो पाथ बॉडी का बनेगा वो क्या बनेगा, वो कर्व पाथ बनेगा। यही काम यहां पर होगा कि चार्ज इन दोनों के रिजल्टेंट में डिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कॉन्टिन्यूसली अगर इस पे फोर्स लगती रहेगी तो ये चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट कर लेगा। तो यहां से हमें क्या पता चला मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, कि मैग्नेटिक फोर्स का रोल क्या है। मैग्नेटिक फोर्स का यहां पर रोल ये है कि मैग्नेटिक फोर्स जो चार्ज पर अप्लाई होती है दैट इज बेसिकली प्रोवाइडिंग द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है बॉडी को डिफ्लेक्ट करना। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज डिफ्लेक्टिंग फोर्स, और हर वो फोर्स जो डिफ्लेक्टिंग होती है उसकी वजह से वर्क डन क्या होता है, जीरो। तो इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि अगर कभी पूछा जाए कि मैग्नेटिक फोर्स का जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो आंसर क्या होगा, जीरो। और रीजन वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, हर पॉइंट का पर उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से जो एंगल होगा कितना होगा, 90, और वर्क के फार्मूला में अगर एंगल 90 डिग्री हो तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, वो जीरो के इक्वल आती है। चलिए अब हमें यहां पर जो बातें पता चली वो क्या पता चली, वो बात ये पता चली कि अगर एक चार्ज की डायरेक्शन ऑफ मोशन मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी, और वो मैग्नेटिक फोर्स बिहेव करेगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, एज अ नॉर्मल फोर्स, और उसकी वजह से बॉडी का पाथ कर्व पाथ होगा। अगर बॉडी का पाथ कर्व हो रहा है, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है,
तो हम क्या कहेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू 0। और चाहे ये पाथ कंप्लीट हो या हाफ हो या छोटा पाथ हो, ओवरऑल हम ये नहीं कहेंगे डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से वर्क डन 0 होता है। हमारे पास एंगल डिस्प्लेसमेंट और फोर्स में 90 डिग्री होने से वर्क डन 0 होता है। तो चाहे स्मॉल पाथ हो या कंप्लीट लूप हो, ओवरऑल मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन 0 के इक्वल ही आएगा। अब यहां से एक और बात हमें पता चलती है जो एमसीक्यूज में एग्जामिनर पूछता है कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और हमारे पास एक सर्कुलर पाथ अडॉप्ट हुआ, तो हमने ये तो कह दिया कि मैग्नेटिक फोर्स की वजह से जो वर्क डन होगा वो 0 के इक्वल होगा। अगर हमसे पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी, तो तब आंसर क्या देंगे? क्या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी या वेरिएबल होगी? जी, वर्क डन अगर 0 हो तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन अगर 0 है तो याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रह रही है। तो ओवरऑल हम बोलेंगे क्या कि वर्क डन 0, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सर्कुलर पाथ में क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होती है चार्ज के ऊपर, अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करें, इसका रिलेशन क्या होता है? तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज का जो रिलेशन है दैट इज वेक्टर फॉर्म में Q टाइम V क्रॉस B। अब इसमें जो वेक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं वो वेलोसिटी वेक्टर है और B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हमारे पास यहां से अगर इसको सॉल्व करें तो यह आएगा Q टाइम VB साइन थीटा और साथ क्या आएगा n कैप। और यहां पर थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और ये इनिशियल एंगल है जिस एंगल पे वो एंटर हुआ। उसके बाद हम देखते रहेंगे कि हर पॉइंट पे V और B का एंगल क्या है। तो ये एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। और n कैप जो हमारे पास यूनिट वेक्टर है, ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। और मैं कई दफा पहले बता चुका हूं कि जब n कैप आता है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है? जिनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा उन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर। तो मींस मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमेशा इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। आप इवन राइट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो, और राइट हैंड रूल यूज करके भी यहां पर आप फाइंड कर सकते हो कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी। तो हमारे पास यहां पर अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं जो मैंने ऊपर केस लिया, तो ये वेलोसिटी थी और मेरी जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो इनवर्ड थी। अब इनवर्ड को मैं 3D में ड्रॉ करने की ट्राई करता हूं, तो लेट से ये मेरे पास इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और ये एंगल है इन दोनों के दरमियान 90 डिग्री। अब आपको राइट हैंड रूल याद है कि राइट हैंड रूल के थ्रू हम क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। तो अगर आप यहां पर राइट हैंड रूल को यूज करो, अपने राइट हैंड को रखो कहां पर? V पर, और शॉर्टर एंगल से B की तरफ कर्ल करो। तो जब आप V से B की तरफ कर्ल करोगे तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन आएगा? मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो जहां भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना, वहां पर आप मैग्नेटिक फोर्स को फाइंड करने के लिए राइट हैंड रूल यूज कर सकते हो, और इसका एंगल दोनों वेक्टर के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ भी 90 होगा और वेलोसिटी वेक्टर के साथ भी कितना होगा? वो 90 डिग्री होगा। साथ काइनेटिक एनर्जी के अंदर स्पीड होती है। काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है डायरेक्शन की वजह से, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, और वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगी। मोमेंटम चेंज हो रहा होगा डायरेक्शन वाइज, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी डायरेक्शन वाइज, लेकिन मैग्नीट्यूड में मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा और मैग्नीट्यूड में वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। ये सर्कुलर मोशन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, उन लेक्चर्स को देखें दोबारा से कि सर्कुलर मोशन में क्या चीज कांस्टेंट होती है, क्या वेरिएबल होता है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा। अब इस फार्मूला से रिलेटेड कुछ चीजें डिस्कस करते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला में पता चल गया, और ये पता चल गया कि यहां पर थीटा इन्वॉल्व हो रहा है, साइन थीटा। तो वही जो हमने बात की थी मैग्नेटिक फोर्स के फार्मूला के हवाले से कि किस एंगल के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम, किस पे मिनिमम, उन्हीं को रिवाइज करते हैं। सेम रिजल्ट होंगे। जब हमारा एंगल 0 होगा और 0 के अलावा 180 डिग्री होगा, तो साइन 0 भी 0, साइन 180 भी 0, हमारी मैग्नेटिक फोर्स जो होगी
वो मिनिमम होगी और जीरो के इक्वल होगी। इसका मतलब अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो लाजमी नहीं है उस पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो। ये बुक का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। क्यों लाजमी नहीं है? क्योंकि अगर वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो अप्लाई नहीं होगी। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग पढ़ते हैं कि अगर एक करंट कैरिंग सोलेनोइड हो, कि लेट से हमारे पास एक सोलेनोइड, उसको मैंने अटैच कर दिया पोटेंशियल सोर्स से, उसमें करंट पास हो रहा है। अब हम जानते हैं कि सोलेनोइड में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इनसाइड, वो अलोंग द एक्सिस होती है। ये डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की, इनसाइड, नॉर्थ साउथ जो मर्जी है। अब क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है कि अगर एक चार्ज उस सोलेनोइड में जो करंट कैरिंग है उसके अलोंग द एक्सिस मूव करे तो क्या उस चार्ज के पाथ में कोई चेंज आएगा या वो अनडिफ्लेक्टेड मूव कर जाएगा? तो ये पहला केस है जो हमने ऊपर देखा कि अगर चार्ज अलोंग द एक्सिस मूव करेगा तो इस केस में एंगल हमारा या तो जीरो होगा या एंगल 180 डिग्री होगा। और इन दोनों केसेस में मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो। मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ना मैग्नीट्यूड वाइज ना डायरेक्शन वाइज, उसकी वेलोसिटी ओवरऑल सेम रहेगी, अनडिफ्लेक्टेड पास कर जाएगा। और चाहे ये प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है, चाहे अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे या अगेंस्ट मूव करे, दोनों केसेस में सेम रिजल्ट होगा। दूसरा केस हम ये देखते हैं कि हमारे पास अगर एंगल 90 डिग्री हो, तो याद रखें 90 पे साइन की वैल्यू 1 होती है, तो 90 डिग्री पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम। और किसके इक्वल होगी? Q टाइम VB के। और अगर हमारा एंगल 30 डिग्री हो, साइन 31/2, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू के हाफ हो जाएगी। या आप यूं भी कह सकते हो आपका आंसर QVB डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। अगर हमारा एंगल 45 डिग्री होगा, साइन 45 1/√2 होता है, हमारी मैग्नेटिक फोर्स 1/√2 टाइम मैक्सिमम फोर्स आ जाएगी। यानी मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं QVB डिवाइड बाय √2। और लास्ट कि अगर एंगल 60 डिग्री हो तो साइन 60 √3/2 होता है, मैग्नेटिक फोर्स √3/2 टाइम्स हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू के। और इसको हम लिख सकते हैं √3 QVB डिवाइड बाय 2। और परसेंटेज में खुद लिख लीजिएगा, वो आपको पता है कि 60 पर 86%, ऑलमोस्ट 45 पे 70%, 30 पे 50%। तो ये रूल्स आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि एंगल के चेंज होने से मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू किस तरह से चेंज होती है। एक और क्वेश्चन जो यहां पर आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो। तो पॉसिबल कंडीशंस की अगर मैं बात करता हूं कि पॉसिबल कंडीशंस मैग्नेटिक फोर्स के जीरो होने की, यानी जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं उसकी वैल्यू जीरो कब आएगी? पहली ऑप्शन ये है कि हमारे पास न्यूट्रल बॉडी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो। न्यूट्रॉन की बात जैसे कर लें, अल्फा बीटा गैमा, अगर मैं रेडिएशंस की बात करूं तो अल्फा बीटा पे तो चार्ज होता है लेकिन गैमा पे चार्ज नहीं होता, मींस हमारा जो चार्ज है वो जीरो है। सेकंड चीज ये हो सकती है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो। और वेलोसिटी जीरो के होने का मतलब ये होगा कि जो बॉडी है वो रेस्ट पर है। अब जो मर्जी कर लें मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हमारे पास वो चार्ज मूव नहीं करेगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट ना हो उस जगह पर और हम चार्ज को मूव करवा रहे हैं लेकिन मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स जीरो। और चौथी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमारे पास एंगल जीरो हो या 180 हो। किसके दरमियान? कि अगर जो चार्ज पार्टिकल है वो मूव तो कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के क्या मूव कर रहा है? अलोंग। या वो चार्ज पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट। तो इन दोनों केसेस में भी मैग्नेटिक फोर्स की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। तो ये कंडीशंस आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या कंडीशंस हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू जीरो है। अब आ जाते हैं पाथ के ऊपर कि हमारे पास जो पाथ होता है चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कैसा होगा? क्या हमेशा सर्कुलर होगा? पाथ ऑफ मूविंग चार्ज
इन अ मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये पाथ हमेशा सर्कुलर होगा? नहीं, बिल्कुल आंसर सही है। ये पाथ हमेशा सर्कुलर नहीं होगा। जो पाथ हमारे पास होता है मूविंग चार्ज का, ये क्या करता है, दैट डिपेंड्स ऑन द, ये डिपेंड करेगा किस पर, डिपेंड्स ऑन एंगल थीटा, किसके दरमियान, जो मोशन है और जो हमारी पास मैग्नेटिक फील्ड है, इन पे डिपेंड कर रहा होगा। ये वही केस है जो मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2 में बताया था इफेक्ट ऑफ फोर्स का, कि इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, क्या फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलॉन्ग है या परपेंडिकुलर है। अब यहां पर दो केसेस आ जाते हैं, 0 180 तो निकल गया क्योंकि उस पर तो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा। अब वो दो केसेस क्या क्या आ जाते हैं, या तो हमारे पास एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, और या फिर हमारे पास एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। 90 डिग्री ना होने का मतलब यह है कि हमारा एंगल 0 डिग्री से ग्रेटर होगा लेकिन 90 डिग्री से लेसर होगा। तो याद रखें कि हमारे पास अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 हो तो इस केस में हमारा जो पाथ बनेगा मैग्नेटिक फील्ड में वो सर्कुलर पाथ बनेगा। यानी अगर मैं एक रीजन की बात करता हूं कि ये एक रीजन है जहां मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड है और मैंने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज को एंटर करवाया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो क्या होगा, इसके एंटर होने पर इस चार्ज पर अप्लाई होगी मैग्नेटिक फोर्स, कहां पर, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर फोर्स क्या करेगी, उसके पाथ को डिफ्लेक्ट करेगी और वो उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट करेगा। तो सर्कुलर पाथ कब होगा, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन अगर ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, यानी हमारे पास चार्ज जो एंटर हुआ वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ किसी एंगल पे एंटर हुआ, तब क्या होगा, याद रखिएगा, तब हमारा जो पाथ होता है वो हेलिकल होता है। जैसे आपके पास स्प्रिंग होता है, हेलिकल स्प्रिंग, उस किस्म का ये पाथ डेवलप होगा। मींस अगर एक चार्ज पार्टिकल एंटर हुआ और उसका जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसका जो एंगल है कि लेट्स से थीटा है, तो क्या होगा, वो चार्ज एक हेलिकल पाथ में मूव करेगा, यूं, और यूं मूव करता हुआ वो फॉरवर्ड आगे जाता जाएगा जब तक उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये चीज़ याद रखनी है आप लोगों ने केसेस में कि हमें एंगल का पता होना चाहिए और उस एंगल की बेस पर हम बताएंगे कि पाथ क्या सर्कुलर है या हेलिकल है। अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा करता हूँ, ये कंडीशंस अब आपके साथ लिखी हुई हैं, अब इन कंडीशंस को माइंड में रखते हुए आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि लेट से हमारे पास एक चार्ज एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में। अब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ और स्टेटमेंट ये लिखता है, इफ वन ऑफ द rectangular component of velocity is perpendicular to magnetic field, कि अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ और उसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट, कोई भी एक, वो कौन सा है उसकी बात नहीं वो कर रहा, कोई एक कंपोनेंट है, वो क्या है, वो परपेंडिकुलर है किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस केस में हमारा जो पाथ होगा क्या वो सर्कुलर होगा या वो पाथ हेलिकल होगा। If one of the rectangular component of velocity is perpendicular to magnetic field, then the path followed by the charge in magnetic field is circular or helical. और ये स्टेटमेंट यूं भी लिखी जा सकती है, जहां मैंने परपेंडिकुलर लिखा है ना, मैं वहां पर ये लिख दूं, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, इसका आंसर होगा अगर एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और दूसरा कंपोनेंट पैरेलल है, एक परपेंडिकुलर है और दूसरा क्या है, पैरेलल है, तो हमारा जो पाथ होगा वो क्या होगा, वो हेलिकल होगा। क्यों, अब सवाल यहां पर पैदा होता है कि क्यों ऐसा होगा। देखिए बड़े आसान सी रीजन है कि अगर मैं इस एग्जांपल को देखूं जो हेलिकल पाथ की थी, कि फर्ज करें हमारे पास एक चार्ज एंटर हुआ, ये उसकी वेलोसिटी वेक्टर है और ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल कितना है, थीटा।
और थीटा हमें पता है यहां पर 0 और 90 के इन बिटवीन है। क्या करो, वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। जब आप वेलोसिटी को रिजॉल्व करोगे, यहां पर ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आ रहा है, इसको मैं बोलूंगा v cos थीटा। और दूसरा मैं अगर कंपोनेंट देखूं तो वो v sin थीटा, और वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो क्या यही स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई कि एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जो v sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है। और दूसरा जो कंपोनेंट हमारे पास है v cos थीटा, वो मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, पैरेलल है। ये चीज कब होती है कि एक कंपोनेंट पैरेलल हो और एक परपेंडिकुलर हो? ये तब होता है जब हमारे पास एंगल थीटा होगा बिटवीन 0 एंड 90। और इसका मतलब ये हुआ कि ये केस कौन सा है, ये हेलिकल पाथ का केस है। तो जब भी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एंगल थीटा होगा तो एक कंपोनेंट पैरेलल होगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा। तो उस केस में हमारा जो पाथ होगा वो कैसा होगा, वो हमारे पास हेलिकल होगा। तो ये हेलिकल पाथ की कंडीशन है। जो सर्कुलर पाथ है उसमें तो होता ही हमारे पास वेलोसिटी एक एक्सिस के अलोंग है। तो उस केस में तो हम ये नहीं कह सकते कि हम हमारे पास जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट पैरेलल है और दूसरा परपेंडिकुलर है, क्योंकि जब वेक्टर किसी एक्सिस के अलोंग होता है तो वेक्टर का दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो जीरो के इक्वल होगा। एक वेक्टर अलोंग एक्स है तो उसका वाई कंपोनेंट जीरो है, एक वेक्टर अलोंग वाई है तो उसका एक्स कंपोनेंट वो जीरो होता है। तो उम्मीद है ये आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। हेलिकल आपके सिलेबस में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं हुआ, तो उसके बारे में इतना डिटेल में हम बात भी नहीं करेंगे। सिर्फ जो मेन पॉइंट है वो याद रखें कि अगर एंगल 90 होगा तो सर्कुलर, और अगर एंगल 90 की जगह कोई और होगा 30, 60, 45, 75, 120, 150, तो उस केस में जो पाथ बन रहा होगा वो हेलिकल पाथ बन रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर मैं आगे डायरेक्शन की तरफ मूव करूंगा। एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से एक मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी मैग्नीट्यूड है 10 टेस्ला। किस एंगल पे, 60 डिग्री के एंगल पे। अगर उस पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो 2.78 10⁻⁻17 न्यूटन है, तो कैलकुलेट करें कि हमारे पास उस चार्ज पार्टिकल की चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। अब मुझे जो रिक्वायर्ड है वो चार्ज रिक्वायर्ड है, तो चार्ज किसके इक्वल आएगा, मैग्नेटिक फोर्स ओवर वी वी साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर वैल्यूज पुट करें, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू है 2.78 10⁻⁻17 और डिवाइड अगर हम करें वेलोसिटी यहां पर गिवन है हमारे पास 10, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है वो भी 10 गिवन है, और एंगल हमें कितना गिवन है, वो 60 गिवन है। 10 इंटू 10 ये 10⁻² एक तरह के बन गया। ये आपके पास आ गया 2.78 10⁻⁻17, और ये 10⁻² ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, -2। नीचे आपके पास क्या आ गया, साइन 60, और साइन 60 का मतलब क्या है, √3 डिवाइड बाय 2। अब 2 मल्टीप्लाई हो 2.78 से उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और इवन आप √3/2 को 0.866 भी लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन से करूँगा ताकि जल्दी सॉल्व हो। अब ये चीज़ आपको पता होनी है कि आपने वहाँ सॉल्व करते हुए क्या करना है। अब मैं यहाँ पर 0.866 इसको ले लेता हूँ, फिर मैं मजीद सोचता हूँ कि 0.886 को मैं अगर राउंड ऑफ करता हूँ तो ये 0.9 है। अब 0.9 ऊपर है, ऊपर 2.7 है, जैसे 9 हमारे पास इंटू 3 क्या होता है, 27, तो नीचे 0.9 ऊपर 2.7, तो अप्रॉक्सीमेटली क्या आ गया, 3 आ गया। साथ पावर का ख्याल रखें 10⁻⁻19, और चार्ज है, यूनिट क्या होगा, कूलम। तो अप्रॉक्सीमेशन से करना सीखें, बाकी ऑप्शंस आपको नजर आ जाएंगी, बहुत क्लोज ऑप्शंस नहीं होती, एक ही ऑप्शन होगी जो आपके पास इसके क्लोज होगी और वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो बस क्वेश्चन करवाने का मकसद सिर्फ बताना है कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस के लिए भी रेडी रहना है, और ऐसे क्वेश्चन पास पेपर में आ चुके हैं। अब मैं चलता हूं डायरेक्शन की तरफ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करनी है।
जब एक मूविंग चार्ज होगा मैग्नेटिक फील्ड में। अब कल की तरह यहाँ पर भी रूल हमारे पास कल जैसे हैं। अब उन रूल्स की हम बात करें वो क्या क्या रूल हैं, तो पहले मैं बात कर लेता हूँ पाम राइट हैंड रूल की। पाम राइट हैंड रूल अप्लाई कब होगा? पाम राइट हैंड रूल अप्लाई होगा जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे होंगे। जैसे कल मैंने कहा था कन्वेंशनल करंट, तो आज हम चार्ज की बात कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकली ये पाम राइट हैंड रूल अप्लाई हो रहा होगा जब हम पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर कर रहे होंगे। अब पाम राइट हैंड रूल को अप्लाई कैसे करना है? आपको आइडिया है कि हमारे पास जो यहाँ पर अगर मैं राइट साइड पे जो डायग्राम है उसको देखता हूँ तो मेरे पास थंब है, फिंगर्स हैं और हथेली है। अब हमारे पास थंब किसे शो करेगा? जो थंब होगा वो शो कर रहा था करंट की डायरेक्शन को, ये शो करेगा वेलोसिटी वेक्टर को, कि जिस डायरेक्शन में हमारे पास मोशन ऑफ चार्ज है उसके लॉन्ग आप थंब को अलाइन कर लोगे। फिंगर्स की बात अगर करें तो फिंगर्स शो कर रही थी मैग्नेटिक फील्ड को, और चार्ज के केस में ये मैग्नेटिक फील्ड को ही शो करेंगे। तो क्या रह गया? पाम। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास जो होगी हथेली, वो किसे शो कर रही होगी? वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो रूल कल वाले और आज वाले में डिफरेंस क्या है? करंट की जगह वेलोसिटी आपके पास आ गई, बाकी सब कुछ सेम है। लेफ्ट वाले को भी रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर भी वही काम है, बस हाथ की ओरिएंटेशन डिफरेंट है। हमारे पास जो थंब है अपवर्ड, ये किस डायरेक्शन में है? ये वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में है। जो फिंगर्स हमारे पास हैं, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स को आप अलाइन करेंगे वो शो करेंगी किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारे पास हथेली है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसे शो कर रही है? वो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज को रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो ये है पाम राइट हैंड रूल। मेरा ख्याल है पाम लेफ्ट हैंड रूल बताने की जरूरत नहीं है। आप पाम राइट हैंड रूल अगर पॉजिटिव चार्ज के लिए अप्लाई होगा तो पाम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई किसके लिए होगा? नेगेटिव चार्ज के लिए। तो जब आपके पास कोई डायग्राम आएगी आप अप्लाई करके देख लेंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज से उसकी डायरेक्शन आ रही है राइट हैंड से तो ठीक है, अगर राइट हैंड से डायरेक्शन नहीं आ रही तो कंफर्म है वो नेगेटिव चार्ज होगा। वेलोसिटी हम चार्ज की ले रहे हैं और करंट हम कंडक्टर के अंदर लेते हैं। अगर कन्वेंशनल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा वही डायरेक्शन हमारे पास कन्वेंशनल करंट की भी होगी। तो डिफरेंस कोई नहीं है, बस रूल बना लिया है, उसको हमने याद रखना है कि अप्लाई करने में पता हो कि अब थंब को किसके अलोंग अलाइन करना है। अब आ जाए दूसरे रूल की तरफ। तो दूसरा रूल हमारे पास है वो कौन सा है? दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। मतलब एक रूल तो ये हो गया जो आप अप्लाई कर सकते हो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स को दूसरा रूल बेहतर लगता है और वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में भी मैं बता दूं कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप अप्लाई कब कर रहे होगे? जब आप पॉजिटिव चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। अब इसको भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास किस तरह से अप्लाई होगा। अब यहाँ सेंटर वाली डायग्राम को मैं निकाल देता हूँ क्योंकि सेंटर वाली डायग्राम अब हमारे पास यहाँ पर यूज़ नहीं होनी क्योंकि वो कंडक्टर को शो कर रही है। मैं इन दो डायग्राम्स को बस यहाँ पर रिलेट कर देता हूँ। अब दोनों डायग्राम्स को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? कल था रूल एफ बी आई, आज भी वही रूल है, लेकिन अब एफ-बी-आई के अंदर आपके पास एफ, बी और आई की जगह पर क्या आ जाएगा? वी आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अब होगा क्या? जहां पर करंट था मिडल फिंगर, अब वहां वेलोसिटी है। अब इंडिकेट करते हैं, मैं स्टार्ट करता हूं राइट वाले से। हमारे पास जो थंब है ये किसको शो करेगा? मैग्नेटिक फोर्स को। एफ-बी-आई में सबसे पहले थंब, फिर बी फर्स्ट फिंगर। जो फर्स्ट फिंगर हमारे पास होगी वो किसको इंडिकेट कर रही होगी? मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रही होगी। और जो सेकंड फिंगर हमारे पास है या मिडिल फिंगर है वो किसको शो कर रही होगी? वो हमारे पास डायरेक्शन बता रही होगी वेलोसिटी को। और इस केस में जो फिंगर है वो हमारे पास आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर है, तो यहां मैं उसकी डायरेक्शन के लिए क्या यूज कर सकता हूं? मैं डॉट को यूज कर सकता हूं।
लेफ्ट साइड पे अगर जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करूं कि वहां पर क्या है, तो थंब से मैं स्टार्ट करता हूं। तो थंब वाला वेक्टर किसे शो कर रहा है? वो शो कर रहा है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स को, क्योंकि एफ हमारे पास फर्स्ट वो मैग्नेटिक फोर्स, बी उसके बाद आया मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारे पास फर्स्ट फिंगर है वो शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, और यहां पर जो मिडिल फिंगर वो किसे शो करेगी? वो वेलोसिटी को शो कर रही होगी। तो ये आपके पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, जिसको आप अप्लाई करके फाइंड कर सकते हो कि चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है। और यहाँ फिर बात यहाँ पर मैं लिख दूं एज अ नोट कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, इलेक्ट्रॉन है, बीटा पार्टिकल है, तो नेगेटिव चार्ज के ऊपर आप अप्लाई करोगे किसको? फ्लैट राइट की जगह फ्लैट लेफ्ट हैंड रूल, या फिर आप अप्लाई करोगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड की जगह फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को। यह बात आपने याद रखनी है। कई स्टूडेंट इसको यूं भी याद रखते हैं कि जो हथेली है वो हमारे पास अगर शो करेगी पॉजिटिव चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स राइट हैंड, तो हथेली के ऑपोजिट जो हमारे पास है, जो हाथ का टॉप है, वो किसे शो करेगा? वो नेगेटिव को शो कर रहा होगा। आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर है कि स्टेटमेंट अगर आ जाए किसी रूल की तब तो ठीक है, आपको एग्जैक्टली वैसे बताना है, लेकिन अगर स्टेटमेंट से अलावा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर आपको किसी भी तरह से रूल अप्लाई करके आंसर को ठीक बस लेकर आना है। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे पास इन रूल्स को अप्लाई करके किस तरह से हम मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। एक रीजन में प्रेजेंट है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेट से परपेंडिकुलर इनवर्ड टू प्लेन है। ऑपोजिट साइड से दो चार्ज पार्टिकल एंटर हुए, एक चार्ज पार्टिकल ए है और एक चार्ज पार्टिकल बी है, एक राइट से एंटर हुआ एक लेफ्ट से, और दोनों डिफ्लेक्ट हुए सेम डायरेक्शन में। ए भी डिफ्लेक्ट हुआ डाउनवर्ड और बी भी जब एंटर हुआ तो वो डिफ्लेक्ट हुआ डाउनवर्ड। इन चार्ज के बारे में क्या कहेंगे? कौन सा चार्ज इनमें से पॉजिटिव है, कौन सा चार्ज नेगेटिव है? न्यूट्रल तो नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूट्रल तो तब होगा अगर अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। अब अगर ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब है कि एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। अब चले मैं स्टार्ट करता हूं बी से कि बी मेरे पास क्या पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मैं बी के लिए अप्लाई करूंगा राइट हैंड रूल को। अब राइट हैंड रूल अप्लाई किस तरह से होगा? आपके सामने ये राइट हैंड आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो टुवर्ड्स लेफ्ट अगर वेलोसिटी है तो थंब मैंने टुवर्ड्स वेलोसिटी अलाइन कर दिया। ये मेरे पास वेलोसिटी है। जो फिंगर्स हैं वो हमारे पास कहाँ है? इनवर्ड। ये इनवर्ड फिंगर्स किसे शो कर रही हैं? ये मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं जब आप रूल ये अप्लाई करेंगे, आपके फिंगर्स इनवर्ड हैं, थंब टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो आपकी हथेली कहाँ आ रही है? आपकी हथेली डाउनवर्ड आ रही है। और अगर हथेली डाउनवर्ड आ रही है तो डाउनवर्ड हथेली के आने का मतलब क्या होगा? डाउनवर्ड हथेली के आने का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है। तो अगर इस बी पर राइट हैंड रूल अप्लाई हुआ, मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है और ये डिफ्लेक्ट भी डाउनवर्ड कर रहा है, इसका मतलब ये बी क्या है? ये बी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। अब आप सोचें ये हमारे पास ए पॉजिटिव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि क्या मैं इस राइट हैंड को जो मैंने रूल यहां अप्लाई किया है, क्या इसको मैं यहां पर अप्लाई कर सकता हूं? मैं किसी भी तरह से अगर इस रूल को अप्लाई करने की ट्राई करूं, मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता। कि मैं अगर लेट से चेंज करता हूं, मैं इसकी जगह पर इसको अप्लाई करने की ट्राई करता हूं। अब यहां पर देखें कि हमारे पास वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है
वो टुवर्ड्स राइट है। अब मैं राइट हैंड अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ ए के ऊपर, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है, मेरा थंब टुवर्ड्स राइट अलाइन हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, मेरी फिंगर्स इनवर्ड है, लेकिन हथेली तो मेरे पास अपवर्ड आ रही है, और हथेली अपवर्ड आने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स अपवर्ड है। और क्या ये चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है? नो, ये चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट कहाँ कर रहा है? ये चार्ज पार्टिकल डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब राइट हैंड रूल इस ए के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। तो एक तो आसान तरीका ये है कि अगर राइट हैंड रूल इस पर अप्लाई नहीं हो रहा तो हमें इससे ये पता चल गया कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो फिर ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब मैं आपको इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करके भी दिखा देता हूं कि अगर हम इस पे लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें तो क्या वो सही अप्लाई होगा या नहीं होगा। चलें, अब मैं लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करता हूं इसके ऊपर। अब लेफ्ट हैंड के लिए मैं रूल अप्लाई करने लगा। अब मैं यहां पर जो हाथ लूंगा अप्लाई करने के लिए वो एक्सट्रीम राइट वाला लूंगा, इसको मैं अप्लाई यहां पर करूंगा। अब इसको जरा अप्लाई करके देखें क्या एग्जैक्टली अप्लाई हो रहा है सही तरह से, कि हमारे पास जो वेलोसिटी वेक्टर है, क्या वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड्स राइट आ रहा है, थंब वेलोसिटी के अलोंग, ये फिंगर्स इनवर्ड है, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है? अब हथेली को देखो तो हथेली कहाँ है आपके पास? हथेली डाउनवर्ड है, और हथेली अगर डाउनवर्ड है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज पे कहाँ लग रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, और ये चार्ज डिफ्लेक्ट भी कहाँ कर रहा है? डाउनवर्ड। तो अगर लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई हो रहा है तो ये चार्ज कौन सा है? ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब हमने ये रट्टा नहीं लगा लेना कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दो चार्ज पार्टिकल सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करें तो वो चार्ज सेम होंगे, नहीं। एक राइट से आ रहा है और एक लेफ्ट से आ रहा है, और अगर एक राइट और एक लेफ्ट से आ रहा है तो हमारे पास ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि दोनों डिफ्लेक्ट सेम डायरेक्शन में करेंगे। अब मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ, और मैं चेंज ये करता हूँ कि मैं दो साइड से जो चार्ज पार्टिकल्स एंटर करवा रहा हूँ उन चार्ज पार्टिकल्स को मैं डिफ्लेक्ट अगर करवाऊं सेम डायरेक्शन में, तो अब आप इजीली बता सकोगे कि ये चार्ज पार्टिकल क्या सिमिलर हैं या ऑपोजिट हैं। अगर यहां से एक चार्ज पार्टिकल आया ए, यहां से चार्ज पार्टिकल आया बी, ये एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी डिफ्लेक्ट कर गया अपवर्ड, और ये एंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, ये भी डिफ्लेक्ट कर गया अपवर्ड। क्या दोनों चार्ज सिमिलर हैं? क्या दोनों चार्ज सिमिलर हैं? नो। सेम ऊपर वाली डायग्राम है, उधर नीचे डिफ्लेक्ट हुए थे, या ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए। अब चेंज मैं ये करता हूं कि मैं बी को डिफ्लेक्ट कर देता हूं डाउनवर्ड। अब क्या दोनों चार्ज सिमिलर हैं या ऑपोजिट हैं? अब सिमिलर हैं। अब अगर ये सिमिलर हैं तो बताएं दोनों पॉजिटिव हैं दोनों नेगेटिव हैं? अब दोनों चार्ज अगर सिमिलर हैं तो ये बताएं कि दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं? बिल्कुल आंसर ठीक है, दोनों चार्ज जो हैं ये पॉजिटिव है। ए भी हमारे पास पॉजिटिव है और बी भी हमारे पास पॉजिटिव है। किसी को डाउट है तो इन रूल्स को अप्लाई करके देख लें। अब इन रूल्स को मैं अप्लाई करूंगा तो एग्जैक्टली आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास दोनों जो चार्ज हैं वो पॉजिटिव हैं। अब मैं दोनों के साथ जो रूल्स हैं उनको मेंशन करने लगा। ये यहां पर अप्लाई होगा वेलोसिटी की तरफ, हमारे पास थंब आ गया, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, हथेली का है डाउनवर्ड, तो राइट हैंड रूल अप्लाई हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज है। अब मैं दूसरे के लिए अप्लाई करूं जो लेफ्ट साइड पर मेरे पास है, उस पर अप्लाई करके देख लें। वेलोसिटी इस तरफ है, थंब इस तरफ है, मैग्नेटिकली इनवर्ड है, पाम कहाँ है? अपवर्ड है। तो दोनों पर अप्लाई हो गया राइट हैंड रूल। एक डिफ्लेक्ट हो रहा है डाउनवर्ड, एक डिफ्लेक्ट हो रहा है अपवर्ड। अगर दोनों पे राइट हैंड रूल अप्लाई हो रहा है दैट मीन्स दोनों चार्जेस क्या हैं? दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। तो रूल अप्लाई करना आपको आना चाहिए। अगर रूल अप्लाई सही करेंगे, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं।
और अगर रूल में आपने गलती कर दी अप्लाई करने में, आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल, कि लेट से हमारे पास एक रेडियो एक्टिव स्टोरेज बॉक्स है, यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, उनमें से रेडिएशंस एमिट हो रही हैं। हम उन रेडिएशंस को इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं कहां पर, मैग्नेटिक फील्ड में। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है लेट से परपेंडिकुलर आउट टू द प्लेन ऑफ पेपर है। ऑब्जर्व ये हुआ कि टोटल जो पाथ वहां पर बने वो बने 4, बल्कि चलें 4 पाथ बने। उन पाथ को मैं ड्रॉ करने लगा हूं डिफरेंट कलर से। एक हमारे पास पाथ बना स्ट्रेट, उसको मैं व्हाइट से रिप्रेजेंट कर देता हूं। एक पाथ बना ऑरेंज से, और ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ पार्टिकल जो भी था। और इसके अलावा 2 पाथ बने जो इक्वल डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं, एक टुवर्ड्स लेफ्ट, एक टुवर्ड्स राइट। अब इनको मैं नाम दे देता हूं कि ये मेरे पास कौन कौन से हैं, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आपने इनको आइडेंटिफाई करना है। आपने इनको आइडेंटिफाई करना है ये पार्टिकल कौन कौन से हैं। मैं इसको आपको यूं कर देता हूं, ए बी सी डी। अल्फा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, नेगेटिव बीटा पार्टिकल और गैमा। इनको आपने मैच करना। स्ट्रेट वन जो है वो गैमा है, यानी न्यूट्रॉन न्यूट्रल जो होगा, बिल्कुल इसका मतलब जो हमारे पास सी है वो मैच करेगा गैमा से। ये हमारे पास आ गया गैमा, न्यूट्रल पार्टिकल। बी कौन है? बी हमारे पास है अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अगर आप बी के ऊपर अप्लाई करोगे राइट हैंड रूल, हमारे पास, बल्कि यहां मैंने गलती की एक, सॉरी, मुझे बी को मिटाना है यहां से। बी यहां पर आएगा, बी मैंने उल्टा बनाया हुआ था, वहां हो नहीं सकता। अल्फा कौन है? बी। अब कैसे पता चला अल्फा बी है? डिफ्लेक्शन से। जो बी वाला पाथ है वो डिफ्लेक्ट कम कर रहा है। अगर डिफ्लेक्ट कम कर रहा है इसका मतलब ये कौन है? ये अल्फा है। अब इस पे आप राइट हैंड रूल अप्लाई करके भी देख सकते हो कि क्या वाकई हमारे पास ये अल्फा है। और अगर आपका राइट हैंड रूल इस पे अप्लाई सही हो जाता है इसका मतलब है ये अल्फा है। अब यहां पर मुझे जो रूल अप्लाई करना पड़ेगा उसके लिए मेरे पास यहां कोई फिगर है जो यूज कर सकता हूं? नहीं, इनमें से कोई फिगर नहीं है, ये आपको खुद ही इसको ट्राई करना पड़ेगा। अब आपकी फिंगर्स कहां होंगी? पेज के आउटवर्ड। वेलोसिटी कहां होगी? पेज के टॉप की तरफ। तो राइट हैंड का पाम जो होगा वो टुवर्ड्स राइट होगा, और जब राइट हैंड का पाम टुवर्ड्स राइट होगा इसका मतलब जो बी है वो किसे शो करेगा? बी शो करेगा कि हमारे पास वो अल्फा पार्टिकल है। तो बी हमारे पास अल्फा पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा, इसकी डिफ्लेक्शन भी कम क्योंकि हैवी है और टुवर्ड्स राइट है। अब कौन रह गया? ए और डी। तो जो तो अल्फा की तरफ डिफ्लेक्ट हुआ इसका मतलब वो भी क्या है? वो भी पॉजिटिव है। और पॉजिटिव का मतलब हुआ ये कौन है? ये पॉजिटिव बीटा है। तो डी हमारे पास पॉजिटिव बीटा। तो रह गया ए। ए कौन होगा? नेगेटिव। और वो कौन होगा? वो नेगेटिव बीटा होगा। तो ए के लिए हमारे पास नेगेटिव बीटा आएगा। अगर इन तमाम के अलावा एक मैं और पार्टिकल को यहां पर ड्रॉ करता हूं और वो पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है अल्फा और पॉजिटिव बीटा के दरमियान, कोई बताएगा ये कौन है? एक पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो रहा है अल्फा और पॉजिटिव बीटा के दरमियान, ये कौन है? बिल्कुल ये प्रोटॉन है। क्योंकि अगर तो ये अल्फा की तरफ और पॉजिटिव बीटा की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो मींस इसका चार्ज भी क्या है? इसका चार्ज भी पॉजिटिव है। और अगर इसका चार्ज डिफ्लेक्ट हो रहा है राइट और इसकी डिफ्लेक्शन
इलेक्ट्रॉन से कम है, इलेक्ट्रॉन से कम है और अल्फा से ज्यादा है, इसका मतलब इसका मास भी इन दोनों के इंटरमीडिएट, तो ये कौन है? ये हमारे पास प्रोटॉन है। तो कोई मुश्किल चीज हमारे पास इसमें नहीं होती, आपने सिंपल राइट हैंड रूल को प्रॉपरली अप्लाई करना है या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को प्रॉपरली अप्लाई करना है। अगर रूल प्रॉपरली अप्लाई हो गया आपका आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। एक लास्ट केस इसको मैं डिस्कस करता हूं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। कि लेट्स से हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कहां पर कर रहा है? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। जिस जगह वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कहां है? मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग नेगेटिव जी एक्सिस। दो चीजें आपने बतानी है, एक आपने ये बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है जो उस पर अप्लाई होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या है, और दूसरा ये बताना है कि हमारे पास वो जो डिफ्लेक्ट करेगा वो किस प्लेन में करेगा। ये दो चीजें आपने बतानी है इस क्वेश्चन में। एक तो ये बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स हमारे पास उसकी डायरेक्शन क्या है, और दूसरा ये बताना है कि जब वो डिफ्लेक्ट करके मूव करेगा तो किस प्लेन में मूव करेगा। ड्रॉ करें डायग्राम और बताएं आंसर क्या है। पहला काम तो ये करें कि अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता, आप आई जे और के से नहीं कर सकते, तो फिर आप इसकी डायग्राम को ड्रॉ करें। अगर मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूं तो मेरे पास ये एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई, ये नेगेटिव वाई। परपेंडिकुलर जो आउटवर्ड होगा वो जी होगा और परपेंडिकुलर जो इनवर्ड होगा वो नेगेटिव जी होगा। पॉजिटिव चार्ज मूव कहां कर रहा है? अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव चार्ज और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहां है? अलोंग नेगेटिव जी एक्सिस। नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ यानी इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज है, अप्लाई करें राइट हैंड रूल को। राइट हैंड रूल को जब अप्लाई करेंगे फिंगर्स हमारे पास होंगी टुवर्ड्स नेगेटिव जी एक्सिस, थंब होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो जो पाम होगा वो कहां पर आएगा? वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा इस डायरेक्शन में। जब पाम इस डायरेक्शन में आएगा तो ये क्या है? ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स तो हमें पता चल गई कहां पर है? अलोंग नेगेटिव जी एक्सिस, यानी अगर यूनिट वेक्टर यूज होगा तो वो माइनस आई यूज हो रहा होगा। अब मूव कहां करेगा, किस प्लेन में मूव करेगा? सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास वेलोसिटी अलोंग वाई, फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा इन दोनों के दरमियान। अगर इन दोनों के दरमियान मूव करेगा तो ये कौन सा प्लेन है? ये नेगेटिव एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में मूव कर रहा होगा। अगर आपसे प्लेन की जगह क्वाड्रेंट पूछा जाए कि किस क्वाड्रेंट में मूव करेगा, तो आप कहोगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर मूव कर रहा होगा। ये इसका आंसर है। क्लियर है? तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते, उनको भी आप अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप यूनिट वेक्टर से इसको सॉल्व करना चाहो तो कैसे करोगे? देखिए हमें पता है कि जो v क्रॉस b होगा उसका जो रिजल्टेंट होगा वो हमें मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। अब मेरे पास जो वेलोसिटी है वो j है, जो मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास है वो क्या है? वो माइनस k है। तो मुझे ये बताना है कि हमारे पास फोर्स कहाँ है। आप लोग जानते हो इस रूल को, आई जे के, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है और के क्रॉस आई जे होता है। तो अगर जे क्रॉस अकेला के होता तो आई था, और अगर ये माइनस के है तो यहां पर क्या आएगा? माइनस आई आएगा, और यही आंसर ऊपर से आ रहा है। तो डायग्राम ना भी ड्रॉ करें, आप यूनिट वेक्टर्स को भी मेंशन करके देख सकते हैं कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है। तो ये हमारा टॉपिक, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड।